हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर आप तो हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। और देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए हैं क्योंकि आपके प्रोफेशन में, जी हाँ, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है जी क्योंकि आपका प्रोफेशन, जी हाँ, जो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो प्रोग्राम, जी हाँ, सीएस प्रोफेशन, याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सर आपने तो आरबीआई के लिए भी कहा था, सेबी के लिए कहा था। बेटे सारे के सारी जितनी भी अथॉरिटीज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। आज मैं एनसीएलटी की बात करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनसीएलटी का। एनसीएलटी याद रखिएगा, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बेटा, प्रॉपर देखना, ताकि अच्छे समझ में आए। और बेटा कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पूछेगा पहले, लेकिन वीडियो को प्रॉपर ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सर ये है क्या? बेटा समझो, जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट होता है ना बेटा, कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल अथॉरिटी। क्या बोलते हैं बेटा? जुडिशियल अथॉरिटी। प्लीज पे अटेंशन, जुडिशियल अथॉरिटी। कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल अथॉरिटी। ऑलराइट सर, कोर्ट को हमने क्या बोला बेटा? जुडिशियल अथॉरिटी। बेटा एनसीएलटी ट्रिब्यूनल्स होती है ना बेटा, ट्रिब्यूनल्स, इसे बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। बताऊंगा अभी बेटा, एक एक चीज को बताऊंगा, पकड़ पकड़ के बताएंगे, अच्छे से बताएंगे क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कहां से आई है एनसीएलटी। ऐसा समझो बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेटा क्या कर रहा है? कंपनी लॉ। देखो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ मतलब सर ऐसा मैटर कौन सा मैटर बेटा? ध्यान से याद कर लेना। ऐसे मैटर मतलब जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं। कौन से? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स किस नेचर के? सिविल नेचर के। सर कैसे बेटा? डिस्प्यूट या क्राइम, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिविल नेचर का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या कोई क्रिमिनल नेचर का क्राइम हो सकता है। तो एनसीएलटी जिसमें डील करेगा वो मैटर कौन सा होगा बेटा? सिविल नेचर का, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। और वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहां से आए हो? कौन से एक्ट से निकल के आ रहे हो? कंपनीज एक्ट से। कौन से एक्ट से बेटा? कंपनीज एक्ट से। याद कर लो बेटा, कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट से निकलने वाले डिस्प्यूट। अब से कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होते क्या है बेटा? समझो ध्यान से, लो एक और एग्जांपल लो बेटा, ध्यान से पकड़ना बेटा, ध्यान से। सब ध्यान लगा रहे हैं तो बेटा पूरा ध्यान लगा दो। आज देखो, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का एग्जांपल ले रहे हैं ना, आपको याद भी करा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना बेटा। आपने कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट किया, क्या कंपनी, सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मान लीजिएगा इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है ये हुआ है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस से। क्या बेटा? फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस से, फ्रॉडुलेंटली आपने धोखाधड़ी करके कंपनी बना ली। मतलब सर फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी आपने बना ली, 7 लोग आपको जरूरत थी, 7% जरूरत थे, उसमें 3 माइनर हैं, और 3 माइनर से क्या कंपनी वैलिड है? नहीं। लेकिन सर कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आरओसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन याद रखिएगा बेटा कंपनी तो वैलिड नहीं है ना। तो एनसीएलटी के पास पावर है क्या कि बेटा तुमने जो कंपनी रजिस्टर्ड करा ली है, कैसे? फ्रॉडुलेंटली, उसको डी रजिस्टर्ड कर देंगे, डी रजिस्टर्ड कर देगा। क्या हो रहा है? तो ये क्या था बेटा? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो सकता है। एक और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सुनो बेटा, क्या हो सकता है? सुनो बेटा ध्यान से, एक एग्जांपल याद करा रहा हूं, यही सारी बातें याद करनी है हमको। मान लीजिएगा आपने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, आपने कंपनी एबीसी लिमिटेड के शेयर ले रखे हैं, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ले रखे हैं। उस कंपनी के शेयर्स मान लीजिए आपने किसी को बेचे, और अब बेच दिए, मतलब आपने बेचे, आप कौन हो गए? ट्रांसफरर। जिसको बेचे वो होगा ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ने आपकी जिस कंपनी के शेयर थे ना, उसको अप्रोच किया कि भाई मेरे नाम से इन शेयर्स को रजिस्टर कर दो। कंपनी आनाकानी कर रही है, कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही है। तो मतलब सर मतलब अगर यहां पर कोई भी ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन, बताता हूं बेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन में डिस्प्यूट आ गया, क्या नहीं? डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होगा? रजिस्ट्रेशन। कब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही कंपनी? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज को रजिस्टर नहीं कर रही। याद रखना बेटा, यहां पर दो बातें बताता हूं, शेयर्स और यहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें कवर किया था, बट अब यहां पर इन्होंने ऐड किया वर्ड सिक्योरिटीज, मतलब एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कोई सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल टर्म में आ रहा है, अगर कंपनी से बिलोंग करता है और कंपनी के उस होल्डर ने, मतलब आपके पास वो शेयर है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहां पे शेयर हैं, और आपके वो शेयर्स आपने किसी को सेल किए,
और उस इंसान ने कंपनी को बोला जी मेरे नाम से उसको रजिस्टर कर दो, कंपनी कह रहा नहीं कर रहा रजिस्टर्ड, विदाउट जस्टिफाइड ग्राउंड, किसी भी कोई स्पेसिफिक ग्राउंड दिए बिना उसको रजिस्टर नहीं कर रहा है, कहां जाओगे बेटा? एनएससीएलटी पहुंच जाओ। समझ में आ रहा है? अभी एक एक चीज पकड़ रहे हैं यार, तुम बस ध्यान दो, है ना, मजा आ जाने वाला आज। ऑलराइट सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या हो सकता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? बेटा एक और एग्जांपल समझो यार, कंपनी के अफेयर ठीक नहीं है, कंपनी अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स कैसे बेटा? फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है, तो क्या करें बेटा? पहले इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्टिगेशन उठ के मैं वैसे ही कर रहा हूं? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए याद रखिएगा, यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द एनसीएलटी। एनसीएलटी ऑर्डर करेगा क्या? कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट द affairs, whether such affairs of the company are being conducted in a fraudulent manner or not, fraudulent तरीके से प्रैक्टिस हो रही है या नहीं, चेक करके आओ। तो इन्वेस्टिगेशन करने का पावर भी है। बोलिए, पकड़ में आया बात? 3 केस पकड़ में आया कि एक बात हो सकता है जब इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से हुआ है, उस केस में भी स्क्रीन पे देखिए बेटा, स्क्रीन पे अगर पहला वाला ऑप्शन बताया था, ये वाला, कि अगर इनकॉर्पोरेशन गलत तरीके से हुआ है तो उसको डी रजिस्ट्रेशन कर सकती है। ट्रांसफर या ट्रांसमिशन केसेस में, सर ट्रांसमिशन नहीं बताया बेटा, समझो, शेयर ए ने ले रखे थे, उसका बेटा बी, बी है नॉमिनी, ध्यान सुनना बेटा, बी कौन है? नॉमिनी। नॉमिनी, अगर नॉमिनी के शेयर्स, अब नॉमिनी के शेयर्स कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही है, उसे बोला ट्रांसमिशन केसेस। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर ये ऑपरेशन ऑफ लॉ हमको समझ में नहीं आया बेटा। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि जहां कानूनन हक मिल रहे हैं, एक कंपनी ने, एक बंदे ने शेयर लिए कंपनी के, ठीक है, अब सपोज मान लीजिएगा वो बंदा हो गया बैंकरप्ट, उसके शेयर्स एग्जिस्ट किए जा रहे हैं उसके डेट्स के अगेंस्ट। अब कंपनी उसके डेट्स के अगेंस्ट जो उसके शेयर्स को एग्जिस्ट कर रही है, उसको कंपनी को जिस पर्सन के नाम पे उसको अब मेंशन करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या नहीं कर रही है कंपनी, रजिस्टर नहीं कर रहा है। ऐसा केसेस में भी हम क्या बोलेंगे? आपको जाना पड़ेगा एनसीएलटी। एनसीएलटी की पावर्स बता रहा हूं बेटा, ये सारी है ना, क्लियर हो रहा है? एक और पावर हमने कहा, कंपनी का अफेयर्स को चेक करने का पावर इसके हाथ में, क्लियर हो रहा है? सर और क्या कर सकता है बेटा? कन्वर्जन ऑफ, समझना ध्यान से बेटा, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। सर सेक्शन 13 to 18 बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का पढ़ना पड़ता है इसके लिए। मतलब सर बात सिंपल सा याद रखना है, इसे बहुत सारा है ना बेटा, समझो आप लोग, ये बहुत ब्रॉड चीजें हैं, ये अभी आपको बहुत डिटेल में जाने का इसमें जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्लियर है? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, जो आपको मैंने अभी बताया, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी। बेटा पब्लिक कंपनी में आप सब जानते हो ना, पब्लिक का पैसा होता है, ठीक है, या अगर उसको हम बोले पब्लिक कंपनी के पास में अगर पब्लिक से फंड भी रेज किया हुआ है, या ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अल्टर करेगी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को मेरे बच्चे सब जानते होंगे, मैं मेमोरेंडम आर्टिकल की बात कर रहा हूं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अगर वो अल्टर करेगी, अल्टर करके कहा जाएगी प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, क्योंकि उसको याद होगा आप लोगों को आर्टिकल में कंडीशन डालनी पड़ेगी, 3 कंडीशन याद है? ऑलराइट। अब अगर ये कन्वर्जन करती है, पब्लिक कंपनी कन्वर्जन करने जा रही है प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो याद रखेगा एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हां, एनसीएलटी की कंफर्मेशन नेसेसरी है। सेक्शन 13 to 18 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इससे डील करते हैं। सर हमको याद हो गया बेटा, 4-5 केस बताया ना, याद कर लेना, सिंपल सिंपल से केसेस हैं। एक तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से केसेस में, एक आपको पता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी के केसेस में, अगर वहां अगर नहीं करता रजिस्टर्ड कंपनी, देन आप अप्रोच करेंगे एनसीएलटी को, एनसीएलटी का पावर में आया वो। ऑलराइट सर, तो ये आप देख रहे हो बेटा, जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, ध्यान से, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, वापस याद करो, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। सर 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 एक मिनट, इतनी बातें आपने बता दी, सर ये लाने की जरूरत क्या थी? सर ये एनसीएलटी लाने की जरूरत क्या थी? बेटा देखो समझो, ये मैटर कौन से सिविल नेचर के हैं, सिविल नेचर के मैटर हैं, क्राइम नहीं है। क्राइम और सिविल में फर्क थोड़ा बता दूं बेटा, जब सिविल कोई देखो, सिविल नेचर का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इंडिविजुअल हो गया, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट कर गया, लेकिन क्राइम जब होता है तो वो पब्लिकली इंपैक्ट छोड़ के जाता है। ऑलराइट, पब्लिकली इंपैक्ट छोड़ता है। पब्लिकली इंपैक्ट छोड़ने का मतलब क्या होता है बेटा? उसका क्राइम का इमेज एक समाज में जाके फर्क पड़ता है उसका। यहां जो एनसीएलटी है बेटा, ये एनसीएलटी सिविल नेचर के मैटर देख रही है, जो कि कॉर्पोरेट के मैटर्स हैं, कॉर्पोरेट से, और कॉर्पोरेट में भी कौन से कंपनीज एक्ट से निकलने वाले मैटर्स। ऑलराइट, ठीक है सर। तो बेटा क्या होता था बेटा, एनसीएलटी से पहले मामले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करती थी, और कंपनी लॉ बोर्ड से भी अगर ध्यान से देखें तो सिविल कोर्ट्स होती थी बेटा, सिविल कोर्ट्स अभी भी हैं, सिविल कोर्ट्स ऐसा नहीं खत्म हो गई हैं, सिविल कोर्ट्स होती थी बेटा,
सिविल कोर्ट से मामले को देखती थी, लेकिन सिविल कोर्ट के ऊपर बहुत बर्डन होता था, इससे कई डिले होती थी। डिले होने के बाद इसके लिए हमने स्पेसिफिक विंग बनाया, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड इसको देखने लगा, बट कंपनी लॉ बोर्ड जो था वो एक सफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था। इसके लिए हमने क्या करा बेटा, एक अलग से जुडिशियल अथॉरिटी बनाई। अब ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्यों बोलते हैं बेटा, समझना है इसको, ध्यान से समझाता हूं बेटा। बहुत जबरदस्त लड़ाई है इसके ऊपर। अगर मैं बताऊं बेटा, ये मुद्दा तो 2002 का था बेटा, 2002 का, 2002। आई होप तुमको ये बात सारी याद हो गई होंगी। नहीं आई हो, एक बार पॉज मार के वापस पीछे जाओ बेटा, आराम से एक चेक करो, क्वेश्चन क्वेरी है, पुट कर दो, हम आंसर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहां का आगे का अभी थोड़ा हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं, ठीक है। एनसीएलटी के 2002 में बेटा प्रपोजल रखा गया एनसीएलटी को बनाने का, लेकिन एनसीएलटी जब बनाने की बात रखी गई तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्या सर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया। सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ इरेज कर रहा हूं यहां से, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा आप एक बार वापस उसको पीछे आके चेक कर ले। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से बेटा, पे अटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, हमारे भारत के संविधान, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उनका बेस है, स्ट्रक्चर कहां से मिलता है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करता है, मतलब उनकी एस्टैब्लिशमेंट का जो सोर्स है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां जो एनसीएलटी बनाया जा रहा था तो इसके ऊपर एक मुद्दा चढ़ गया कि जी भाई एनसीएलटी मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी जो बनाई जा रही है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है ही नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई खास प्रोविजन दे नहीं रखा। बट इस डिस्प्यूट को वो 10 साल लग गए खत्म होने में, जी हाँ, इस मैटर को खत्म होने में 10 साल लग गए। और बेटा मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना बेटा, आर्टिकल, ये आपका बुक में नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के बता रहा हूं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 245 वो देता है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसको, एनसीएलटी को, एनसीएलटी को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को फाइनलाइज किया। और बेटा 1 जून, डेट याद कर लो बेटा, 1 जून 2016 को, 2016 को बेटा, 2016 को ये इफेक्टिवली वर्क करने लगा, इफेक्टिवली वर्क करने लगा, मतलब सर एनसीएलटी काम करने लग गया था। कब करने लग गया था बेटा, 1 जून 2016 को। ऑलराइट सर, सर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी कहां से मिलती है, आर्टिकल नंबर 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, याद हुआ, चलिए 1 जून 2016 से ये वर्क करने लग गया एनसीएलटी, मतलब केसेस लेना लग गया। जो सीएलबी के केसेस थे बेटा, सीएलबी के केसेस रिप्लेस होकर कहां गए, एनसीएलटी के पास में। और इसको हमने बोला बेटा ये क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब जुडिशियल फंक्शन करेगी, लेकिन जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है जहां पे हम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में दोनों मामले आते हैं बेटा, सिविल भी और क्रिमिनल भी, याद रखना बेटा, सिविल भी और क्रिमिनल भी। बट ये कैसी है, क्वासी, ये कौन से डील करेगी, सिर्फ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। कौन से बेटा, सिविल नेचर। तो कौन सी बेटा, कौन सी हो गई है हमारी, क्वासी, दैट्स व्हाई द बॉडी इज नोन एज क्वासी जुडिशियल। वही फॉलो करेगी जो जुडिशियरी प्रोसीजर फॉलो करती है, ये भी एविडेंसेस को कंसीडर करेगी, फैक्ट्स को कंसीडर करेगी, सेम प्रोसेस चलेगा, हियरिंग होगी, ऑलराइट, लेकिन ये सिर्फ सिविल मैटर को देखेगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ऑलराइट सर, हमको याद हो गया ये बात भी। अब बेटा ध्यान समझना, आर्टिकल 245 ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी, 1 जून 2016 को बेटा ये इफेक्टिव हुई। इसको सेटअप किया गया बेटा, सेटअप किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर एमसीए की बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप मेरे बच्चों तुम सब अच्छे जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बेटा पहले फेज में, फर्स्ट फेज में बेटा, फर्स्ट फेज में याद रखना बेटा, फर्स्ट फेज में, बुक में जाने का कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज बता रहा हूं यहां पे, ध्यान सुनना, बुक में जाओगे गड़बड़ 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 कहां पढ़ोगे इतना यार, तुम यहीं सीखो सब कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट फेज में 11 बेंचेस बनी बेटा, 11 बेंचेस। सर 11 बेंचेस का मतलब क्या होता है बेटा, समझना 11 बेंचेस का मतलब क्या है। 11 में से बेटा एक बेंच थी जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच, जो कि न्यू दिल्ली में बेटा, न्यू दिल्ली में, जहां बेटा प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब एक जो अपॉइंटेड प्रेसिडेंट होते हैं वो बनाए बैठते हैं, वो हेड होते हैं, ऑलराइट। ऐसे ही इसके अंदर बेटा 16 जुडिशियल और 9 टेक्निकल मेंबर्स हैं बेटा, 9 टेक्निकल मेंबर। सर क्या लिखे जा रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है, समझना। जुडिशियल मतलब दो लोग जो जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, वो इन सबको मिला के इन सारी 11 बेंचेस के अंदर अपनी वर्किंग करते हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहलाए जाते हैं, मतलब जो हेयरिंग करेंगे, ऑलराइट।
अच्छा सर, लेकिन सर ये तो आपने फर्स्ट बेस बताया, आज का करंट डेट में ना एग्जाम में पूछ सकते हैं, यू नो व्हाट, बिल्कुल पॉसिबल है। आज का डेट में अगर हम बात करें 16 बेंचेस है बेटा, कितनी है बेटा 16 बेंचेस। मतलब सर बेंचेस का मतलब जैसे बेटा दिल्ली है, दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, आपका जयपुर, जयपुर अभी ऐड किया गया है, कोची, मुंबई, ऑलराइट, गुवाहाटी, ऐसे लगभग 16 ब्रांचेस हैं, 16 ब्रांचेस हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, ये भी हमको याद हो गया। हैदराबाद है, हाँ जी हैदराबाद भी मिलेगा आपको, हैदराबाद भी है। ऑलराइट, अहमदाबाद आपको बताए, इलाहाबाद बताए, ठीक है। बेंगलुरु, हाँ जी सर बेंगलुरु भी है, बेंगलुरु भी है, बेंगलुरु भी है सर, कैसे भूल जाए बेंगलुरु को, बेंगलुरु भी है। ऑलराइट, कोची भी है, जयपुर अभी बताया था आपको, जयपुर भी एनसीएलटी की बेंचेस। बेंचेस का मतलब होता है जहां एनसीएलटी के मुद्दों को सुनाया जाएगा जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। जुरिडिक्शन का मतलब है अगर कोई राजस्थान बेस्ड कंपनी है तो उसका मुद्दा एनसीएलटी में अगर जा रहा है, कौन से कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, याद रखें सिविल नेचर, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रहे हैं, वो मुद्दा कहां सुना जाएगा बेटा, अगर राजस्थान के अंदर का होगा तो जयपुर बेंच में लगेगा। दिल्ली का है, दिल्ली जुरिडिक्शन में आता है, दिल्ली का अगर एंटिटी है दिल्ली जुरिडिक्शन में आता है तो दिल्ली का बेंच में लगेगा। क्लियर हो रहा है एकदम, सर याद हो गया हमको। अब सर देखो बेटा, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना एकदम। देखो बेटा ध्यान से, एनसीएलटी ना बेटा, इसको रिकमेंड किया गया था इरादी कमेटी ने, इरादी कमेटी, मतलब इरादी कमेटी से, कमेटी क्या मतलब बेटा, कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी कमेटी बनाती है गवर्नमेंट, वो कंसीडर करते हैं कि क्या एनसीएलटी का हमको जरूरत है। और याद रखिएगा, देखिए कंट्री में है ना कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जितना स्पीडी डिस्पोज ऑफ होंगे, जितना जल्दी खत्म होंगे, उतना ही इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर मान लीजिएगा कंटिन्यू डिस्प्यूट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो कैसे पॉसिबल है रेड्रेस करना प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रेड्रेस नहीं होगा कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। एक मामला मान के चलिएगा सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में अभी हियरिंग चल रहा है, फिर नेक्स्ट केस आएगा, नंबर ऑफ केसेस हैं। ये हमने एक ऐसी स्पेशल बॉडी बना दिया जहां पर एक्सपर्ट्स होंगे, जो कंपनी लॉ का एक्सपर्ट्स होंगे, हियरिंग करेंगे एक्सपर्ट्स। अब देखो समझ में आ रहा है बेटा, तो मामला जो होगा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर कैसा होगा, जल्दी रेड्रेस हो पाएगा। याद हो रहा है, याद हो रहा है, डिटेल एक डिटेल यहां पकड़ के बता रहे हैं आपको। यहां तक बेटा कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स फिर बोल रहा हूं आपके लिए ओपन है, पूछो, आंसर आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। ऑलराइट, और हाँ, जो स्टूडेंट्स ने बेटा लास्ट वीडियो में मुझसे कुछ वीडियोस बनाने के लिए कहा, डेफिनेटली उन पे वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। जो हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा है हम कंटिन्यू रखेंगे और उस पर भी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। ऑलराइट, चलिए सर, ये हमको यहां तक का बात तो समझ में आ गया। अच्छा बेटा, हमको ये समझ में आ गया कि कौन से नेचर के हम लोग मामले देखेंगे, सही भी क्लियर हो गया। अब सर ये जो एनसीएलटी है, ये किसी सेक्शन में गवर्न होती है क्या बेटा, एक्चुअली सेक्शन 408 जो है ना, 408 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, 408 बेटा, 408 ने एनसीएलटी के एस्टैब्लिशमेंट मतलब सेटअप के बारे में डेफिनेशन दी है। ऑलराइट, तो ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से पावर इसकी एनफ्राइंड है, पावर अंडर सेक्शन 408 में। ऑलराइट, ठीक है सर, याद हो गया हमको। सर एनसीएलटी ने हमको भला बुरा कह दिया, अब क्या करें बेटा, एनसीएलटी की अगर भला बुरा का मतलब, सपोज अगर एनसीएलटी का जजमेंट आपके फेवर में नहीं आता है, नाउ इन दैट केस आप कहां जाएंगे बेटा दौड़ के, एनसीएलटी, सॉरी एनसीएलटी क्या है बेटा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब भी कोई पर्सन किसी अथॉरिटी के जजमेंट से एग्रीव्ड है, कब, इस केस में, एनसीएलटी केस में, एनसीएलटी ने जजमेंट दिया, आपको लगा नहीं यार ये मेरे फेवर में जजमेंट नहीं आया, गलत जजमेंट है, या फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया, या लॉ की इंटरप्रिटेशन गलत की गई है, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर यू विल अप्रोच टू द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप क्या कर लगाते हो बेटा, अपील, अपील जो लगाते हैं बेटा उसे बोलेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सेक्शन में आता है, 410, याद करो सेक्शन 410 में ऑफ कंपनीज एक्ट के 410 के अंदर एनसीएलटी को भी स्टैब्लिश किया गया, एनसीएलटी को भी स्टैब्लिश किया गया। ऑलराइट, एनसीएलटी जो है बेटा वो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, एनसीएलए, ए स्टैंड्स फॉर अपीलेट ट्रिब्यूनल। वो मुद्दे सुनेगी एनसीएलटी के मामले जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर जजमेंट दिए होंगे वो, प्लस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद होगा, सीसीआई के रिलेटेड मैटर होंगे उन्हें भी वो सुनेगी, उसके मामले में भी अपीलेट बॉडी वही है। प्लस एनसीएलटी ने आईबीसी के अंदर, आईबीसी याद आ रहा है बेटा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मतलब सर अगर आपको मैं बताऊं, मैंने बेटा वीडियो अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर, आप चाहें चेक करना, लेकिन फिर भी समझाता हूं फटाफट, सुनो बेटा।
अगर मान लो आज का डेट में तुमको किसी से पैसा लेना है और तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन दैट केस आप कोर्ट जाओगे। इसका अब पैटर्न बदल गया है, अब आपको जाना पड़ेगा आईबीसी, जी हाँ एनसीएलटी, इसी कोर्ट में जाना है, एनसीएलटी में जाना है आपको। एनसीएलटी क्या करेगा बेटा, आपके उस मुद्दे को सुनेगा, ठीक है, और जल्दी रिड्रेस करेगा। अब ये मैंने आपको क्लियर बताया, इसमें बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, लेकिन समझाने के लिए। तो ऐसे मुद्दे जहां पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के भी अगर मामले में अगर एनसीएलटी ने एनसीएलटी और एनसीएलटी तूने अगर हमारे अगेंस्ट जजमेंट दिया है, तो इसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, कहां पर, एनसीएलटी में, एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर कभी भी चले जाए, नहीं बेटा जी 45 डेज का टाइम है आपके पास में। सर मतलब बेटा एनसीएलटी ने जजमेंट दिया ना, जजमेंट देने का डिसीजन आने के ठीक 45 डेज के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट 45 डेज। कब से सर 45 डेज, कब से जजमेंट आ गया ना एनसीएलटी का, 45 डेज के अंदर अंदर आपको कहां अप्रोच करना होगा, याद रखो बेटा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, याद करो ऑफिस एनसीएलटी। कौन सेक्शन में बना हुआ है, 410 में, एनसीएलटी। हाँ सर रट गया, आई होप रट गया होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा समझो ध्यान से, अब एनसीएलटी कभी भी करता रहेगा क्या आपका मुद्दा सॉल्व, नहीं, एनसीएलटी को अपना जजमेंट देना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपका केस एक्सेप्ट करने के बाद में एनसीएलटी ना, एल ए, याद रखिएगा, एनसीएलटी और एनसीएलटी बोल रहा हूं, एपेलेट ट्रिब्यूनल, ऑलराइट। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल बेटा क्या करेगा, ध्यान सुनना, आपके मैटर को डिस्पोज ऑफ करना, मतलब आपके केस को खत्म कर देगा, सुनवाई कंप्लीट कर देगा, जजमेंट दे देगा विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। किसी रीजन से अगर देता नहीं है तो उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है कि इस रीजन से हम जजमेंट 6 महीने में नहीं दे पाए, ऑलराइट, ताकि देखो मैटर जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैं एनसीएलटी के जजमेंट से भी खुश नहीं हूं बेटा, फिर आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मत जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना है, उसके बाद रेमेडी क्या, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर, ये भी याद होगा हमको। अब बेटा एक और बात समझ लो फटाफट से, सर ये आपने बताया हमको एनसीएलटी के बारे में, ठीक है, कौन कौन से मुद्दे, अगर आप एनसीएलटी से खुश नहीं हो तो एनसीएलटी जाओगे। आई होप यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी। मैं आपको रियलिटी बताऊं बेटा, इस टॉपिक के अंदर आपको बुक में झांकने का जरूरत नहीं है, मैंने इसके कोर क्वेश्चन सारे जो थे इसी वीडियो के अंदर यही आपको बोल दिए हैं। इसे सिर्फ आपका ध्यान सुनना आया है, अच्छी बात है, नहीं आया तो बेटा एक बार वापस से देख लो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन है, फटाफट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी बेटा डेफिनेटली मुझसे पूछेगा, मैं आपको पक्के से आंसर करूंगा। क्लियर है सर, ये एनसीएलटी कब आया था, सेम डेट पर 1 जून 2016 को एनसीएलटी भी एस्टैब्लिश किया गया था, ऑलराइट, सेक्शन 410 में, एनसीएलटी सेक्शन 408 में, दोनों की डेट ऑफ इफेक्टिव सेम डेट है, 1 जून 2016, ऑलराइट। चलिए बेटा याद रखिएगा, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, एक बार से अच्छे से देखिएगा, और टेस्ट सीरीज आ रही है, नाउ गेट रेडी, ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।